नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये विविध प्रश्न है आपके। यहाँ से आपके भी क्वेश्चन, यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिले देखने के लिए और आपको परीक्षा में लाभ दे। तो साथियों, समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। आप सभी अपने साथ कॉफ़ी पेंसिल लेकर बैठ जाएंगे। जो भी पॉइंट आपके लिए नया है उसे आप नोट डाउन करते रहेंगे साथ के साथ। तो आज की वीडियो का आपका पहला प्रश्न है, प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें आपका राइट होता है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी जो आपकी ग्राफिक है, ग्राफिक की मैंने कई बार आपको बताया है कि ग्राफिक की प्रमुख 3 विधियां हैं, जिसमें आपका रिलीफ, इंटेग्रली और प्लेनोग्राफी आता है। ठीक है, 3 आपकी प्रमुख विधि है आपकी। नंबर 1 पे आपकी रिलीफ होती है, रिलीफ जिसे हम उभारदार सतह कहते हैं। दूसरे पे आपकी प्लेनोग्राफी, प्लेनोग्राफी। और नंबर 3 पे आपका होता है, सॉरी, नंबर 1 पे आपका रिलीफ जिसे हम उभारदार सतह भी कहते हैं। और नंबर 2 पे आपकी इंटेग्लियो, इंटेग्लियो। और नंबर 3 पे आपकी आती है प्लेनोग्राफी, प्लेनोग्राफी। यह आपकी ग्राफिक की प्रमुख 3 विधियां है, जिसमें आपकी रिलीफ उभारदार सतह, इंटेग्लियो गहरी सतह और प्लेनोग्राफी आपकी समतल सतह होती है। तो आपकी जो प्लेनोग्राफी है, प्लेनोग्राफी के अंतर्गत प्रमुख 4 विधियां आती है, जिसमें जिसमें से लिथोग्राफी भी एक है। ठीक है, लिथोग्राफी के साथ जो प्रमुख रूप से आती है सेरीग्राफी, सेरीग्राफी, सेरीग्राफी जैसे हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहते हैं, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग भी कहते हैं। और उसमें नायलॉन के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ स्टेंसिल विधि, स्टेंसिल विधि। और नंबर 4 पे आपकी होती है ऑफसेट, ऑफसेट विधि। ये प्रमुख 4 विधियां हैं जो आपकी प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से प्लेनोग्राफी से कौन संबंधित है, या लिथोग्राफी किस विधि के अंतर्गत आती है। तो आपकी लिथोग्राफी प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आती है, या इसे हम अन्य नाम से, मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि इसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो प्लेनोग्राफी के नाम से भी जानते हैं लिथोग्राफी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका, राजा रवि वर्मा ने किस वर्ष ओलियोग्राफ प्रेस मुंबई में लगाई थी। राजा रवि वर्मा ने किस वर्ष ओलियो प्रेस मुंबई में लगाई थी। तो इसमें जो आपका राइट है वो है आपका 1894 में लगाई थी ओलियो प्रेस। और भारत में ही सबसे पहले तेल रंगों में कार्य करने वाले कलाकार माने जाते हैं आपके राजा रवि वर्मा। और इनका जो विषय रहा है वो रहा है पौराणिक, पौराणिक और भारतीय जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत को लेकर इसने चित्रण कार्य किया है। और इन्हें हम चित्रों का राजकुमार कहते हैं, चित्रों का राजकुमार भी कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका, भारत में सर्वप्रथम किसने सेरीग्राफी पद्धति को अपनाया। भारत में सर्वप्रथम किसने सेरीग्राफी सेरीग्राफी पद्धति को अपनाया। तो उसमें राइट है आपका के जी सुब्रमण्यम। के जी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले भारत में सेरीग्राफी पद्धति को अपनाया था।
सेरिग्राफी से अभिप्राय है आपका, अभी पीछे बताया है कि कपड़े पे चित्रण कार्य या सिल्क स्क्रीन भी से हम कहते हैं। और इसका जो कार्य क्या है, सबसे पहले भारत में केजी सुब्रमण्यम ने क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बार बार रिपीट होता है, आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा मुद्रण का आविष्कार। मुद्रण का आविष्कार और विकास का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों, सबसे पहले जो मुद्रण हुआ था या मुद्रण का आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। चीन में सबसे पहले मुद्रण का आविष्कार हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका मुद्रण यंत्र के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त होता है। मुद्रण यंत्र के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त होता है तो उसे हम प्रेस कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। साथियों, सभी के सभी क्वेश्चन आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर संग्रहित किए हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो पीछे की परीक्षा हुई है आपकी उसमें आए हैं और मोस्टली ग्राफिक से 2-3 क्वेश्चन आपके देखने को ज़रूर मिलते हैं। पीजीटी में तो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन टीजीटी में भी आपके 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिले। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा 1830 में सबसे पहले ट्रेडिल छपाई मशीन तैयार की गई थी। 1830 में सबसे पहले ट्रेडिल छपाई मशीन तैयार की गई थी या तैयार किया गया था। तो इसमें जो आपकी राइट है वो है फ्रेडरिक कोइनिंग। फ्रेडरिक कोइनिंग मशीन का आविष्कार किया गया था 1830 में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट है आपका कि फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था। फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था, इसमें आपका जो राइट जवाब होगा, आंसर है वो है लगभग 400 ईसा पूर्व फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था, आप याद रखेंगे। और साथियों, आपसे एक क्वेश्चन है कि जो फोटोग्राफी दिवस है, फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट में लिख कर भेजेंगे फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। फोटोग्राफी का आविष्कार लगभग 400 ईसा पूर्व हो गया था, लेकिन फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है आप कमेंट में लिख कर बताएंगे। बढ़ते हैं साथियों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं? 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं? आपका आंसर है 72 पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है और आपका आने वाले एग्ज़ाम में भी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आप याद रखेंगे कि 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं? तो 72 पॉइंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका सिल्क स्क्रीन स्टेंसिल बनाने में कपड़े का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो सिल्क स्क्रीन है, एक तो ये आपकी प्लेनोग्राफी के अंतर्गत आती है सिल्क स्क्रीन, और इसमें जो कपड़े का प्रयोग किया जाता है उसे हम नायलॉन का कपड़ा कहते हैं, नायलॉन का कपड़ा। और दोस्तों एक पॉइंट होता है आपका कि जो सेरिग्राफी है, सेरिग्राफी से एक पॉइंट और बनता है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो होता है कि पोरस। पोरस का संबंध किससे है? तो दोस्तों जो पोरस है, पोरस का संबंध होता है सिल्क स्क्रीन से या स्टेंसिल विधि से, आपका पोरस का संबंध होता है। अब पोरस क्या होता है, कई बार ये भी क्वेश्चन होता है आपका कि पोरस किसे कहते हैं हम। तो जो सिल्क स्क्रीन की जो वो होती है हमारी छाप, उसमें जो हम कपड़ा लगाते हैं और कपड़े की जो जाली होती है, ऐसी बारीक बारीक जालियाँ होती है जिसे हम पैंट से, वो क्या बोलते हैं उसे हम, एनिमल पैंट से हम इन छिद्रों को बंद करते हैं। तो जो ये छिद्र होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं, इन्हें हम पोरस कहते हैं। जो नायलॉन के कपड़े में बारीक बारीक छिद्र दिखाई देते हैं हमें, जिन्हें हम पीवीए घोल से इन्हें सेट करते हैं ताकि कलर आर पार ना निकले। जो डिज़ाइन हमने बनाया है उस डिज़ाइन से अतिरिक्त जो स्थान होता है उसे हम पीवीए घोल से लॉक करते हैं इन छिद्रों को, और जो ये छिद्र होते हैं इन्हें हम पोरस कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि पोरस का संबंध किस विधि से है? तो पोरस का संबंध आपका सिल्क स्क्रीन से है, आप याद रखेंगे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिपीट होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका यांत्रिक छपाई की शुरुआत हुई थी। यांत्रिक छपाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट है गोवा। गोवा से 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ छपाई मशीन की शुरुआत हुई थी। आप ये याद रखेंगे, यांत्रिक छपाई की शुरुआत गोवा से हुई थी 1556 से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका टाइप सेटिंग कंपोजिंग में नवीनतम प्रक्रिया कौन सी होती है? टाइप सेटिंग कंपोजिंग में नवीनतम प्रक्रिया कौन सी होती है? तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका फोटो कंपोजिंग कहलाती है। फोटो कंपोजिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साथियों, सभी के सभी पॉइंट आपके बहुत महत्वपूर्ण है और वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जामिनर आपके हर क्षेत्र से क्वेश्चन उठाता है आपकी सुविधा के लिए, इसलिए मैंने बेसिक और विविध क्वेश्चनों को शामिल किया है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगला पॉइंट है आपका कला विभाग का प्रमुख होता है। कला विभाग का प्रमुख होता है, तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका कला निर्देशक। कला निर्देशक कला विभाग का प्रमुख होता है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका स्त्री अश्लील चित्र अधिनियम कब पारित हुआ? स्त्री अश्लील चित्र अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका हुआ था 1986 में। 1986 में ये अधिनियम पारित हुआ था, याद रखेंगे। और भारत में अश्लील चित्र बनाने के लिए आपके जो कलाकार है वो सूजा मुख्य रूप से जाने जाते हैं, जिनकी कई प्रदर्शनियों को विरोध भी हुआ है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संसार की सबसे पुरानी लिपि है या संसार की सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है, तो दोस्तों वो है आपकी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि संसार की सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार आपको देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी कई सारी लिपि लिखकर आ जाती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो आप याद रखेंगे कि संसार की सबसे जो पुरानी लिपि है वो आपकी ब्राह्मी लिपि है, आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका कंपनी का ब्रांड नाम एक तरह से लिखा जाता है। कंपनी का ब्रांड नाम एक तरह से लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कंपनी का ब्रांड नेम होता है उसे हम लोगो टाइप कहते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका कई बार रिपीट हो चुका है। भले ही आपकी परीक्षा यूपी टीजीटी की हो, पीजीटी हो या आपका नेट में भी ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, आप याद रखेंगे। कंपनी का ब्रांड नेम लोगो टाइप कहलाता है। बढ़ते हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है? ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो दोस्तों वो है आपकी चीन की लिपि। चीन की लिपि ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और चीन की सभ्यता पीत नदी के किनारे पनपी थी। पीत नदी के किनारे पनपी थी और इसकी लिपि जो है वो ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, आप याद रखेंगे। और साथियों एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई है हमारी, चित्रात्मक लिपि या अपटन लिपि कहते हैं जिसे हम, वो किस तरफ से किस ओर, मतलब कि किस तरफ से किस ओर लिखी जाती थी, आप कमेंट में लिख के बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई है हमें, जिसे हम पढ़ ना सके, उस लिपि को किस तरफ से किस ओर लिखा गया है, आप कमेंट में लिख कर बताएंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय लिपि की जानकारी कहाँ से मिलती है? भारतीय लिपि की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो साथियों ये मिलती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि इससे पहले हमारा प्रागैतिहासिक काल था। प्रागैतिहासिक काल में केवल हमें चिन्ह प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमें जो लिपि प्राप्त हुई थी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी, जिसे हमने चित्रात्मक लिपि या अपटन लिपि नाम देकर पुकारते हैं। और साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है इसे पढ़ा नहीं गया,
और इसी कारण हम सिंधु घाटी सभ्यता को अद्वितीय काल के अंतर्गत रखते हैं। मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि को हम किस तरफ से किस ओर लिखते हैं, ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, चीनी लिपि का सबसे अधिक किस युग में विकास हुआ है? चीनी लिपि का सबसे अधिक किस युग में विकास हुआ है? तो इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका सांग युग में। सांग युग में चीनी लिपि का सबसे अधिक विकास हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, टाइपोग्राफी के विकास के पितामह की भूमिका निभाई थी। टाइपोग्राफी के विकास के पितामह की भूमिका निभाई थी। तो इसमें आपका राइट जवाब है विलियम कैसलोन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विलियम कैसलोन ने निभाई थी। टाइपोग्राफी के विकास के पितामह की भूमिका विलियम कैसलोन ने निभाई थी, आप याद रखेंगे। बढ़ते साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका, रंगीन मुद्रण का प्रयोग कब किया गया? रंगीन मुद्रण का प्रयोग कब किया गया? तो इसमें आपका राइट जवाब है 1800 ईसा में। 1800 ईस्वी में किया गया था रंगीन मुद्रण का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साथियों, प्रथम ऑफसेट की स्थापना की गई थी। प्रथम ऑफसेट की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1906 में। 1906 में प्रथम ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत में पहली छपाई मशीन 1556 में कहाँ लगाई गई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अभी पीछे गया है, ये आपकी गोवा में लगी थी और मैंने बताया कि पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई थी। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, 1826 में सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा स्थायी चित्र का निर्माण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। 1826 में सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा स्थायी चित्र का निर्माण किया गया था, तो जोसेफ्स निप्स के द्वारा किया गया था। जोसेफ्स निप्स के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा छपाई चित्र का निर्माण, स्थायी चित्र का निर्माण जोसेफ्स निप्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, सर्वप्रथम जॉर्ज ईस्ट ने रोल फिल्म और कैमरे का आविष्कार किया। सर्वप्रथम जॉर्ज ईस्ट ने रोल फिल्म और कैमरे का आविष्कार कब किया था? तो आपका राइट जवाब है 1888 में। आपका आंसर है 1888 में जॉर्ज ईस्ट ने रोल फिल्म और कैमरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जॉर्ज ईस्ट कहाँ के थे? जॉर्ज ईस्ट कहाँ के थे? तो ये विद्वान आपके अमेरिका थे। अमेरिका से इनका संबंध है, जॉर्ज ईस्ट अमेरिका से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, कोडक द्वारा स्लाइड फिल्म का निर्माण किया गया। कोडक द्वारा स्लाइड फिल्म का आविष्कार किया गया। तो दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था 1946 में। 1946 में कोडक द्वारा स्लाइड फिल्म का आविष्कार किया गया था, आप याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा, डॉक्टर एडविन एच ने चित्र बनाने की प्रक्रिया पोलराइड कैमरे का आविष्कार कब किया है? डॉक्टर एडविन एच ने चित्र बनाने की प्रक्रिया पोलराइड कैमरे का आविष्कार कब किया था? तो इसमें आपका राइट जवाब है 1947 में किया था पोलराइड कैमरे का आविष्कार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, 1924 में प्रथम बार 35 mm कैमालिसिया का निर्माण किया गया। 1924 में प्रथम बार 35 mm कैमालिसिया का निर्माण किया गया। तो इसमें जो राइट जवाब है आपका वो है ऑस्कर
बेरनैक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ है? ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब हुआ है? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग कब किया गया? तो दोस्तों 20वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, आप याद रखेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है। डिजिटल फोटोग्राफी का प्रयोग 20वीं शताब्दी के अंत में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, दूसरा स्टूडियो मुंबई में कब स्थापित हुआ? दूसरा स्टूडियो मुंबई में कब स्थापित हुआ? तो 1850 में हुआ था दोस्तों, 1850 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें आपका राइट जवाब है 1856 में की गई थी। बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1856 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, फोटो सुखाने के लिए प्रयोग होता है, फोटो सुखाने के लिए प्रयोग किया जाता है या होता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो होती है ग्लेजिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ग्लेजिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है फ़ोटो को सुखाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, फ़ोटो सुखाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ग्लेजिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, आज की वीडियो का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ठीक करने के लिए भी आपको कई सारे सैकड़ों क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन कब आपकी परीक्षा में आ जाए इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पढ़ाए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिले। पीछे भी कई सारी परीक्षा हुई है, वहाँ भी कई बच्चों को बहुत से क्वेश्चन मिले हैं, लगभग 70-80% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसमें से भी आपको 70-80% आपको ज़रूर आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो चलते हैं आप आज की वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि कैमरा में नेगेटिव का आकार होता है, कैमरे में नेगेटिव का आकार होता है, तो ये होता है आपका 13x7 mm, 13x7 mm होता है कैमरे में नेगेटिव का आकार। इसी के साथ दोस्तों आपकी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और किसी भी साथी को किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।